गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग के साथ मैंने एक स्टोरी शेयर की है। अभी हाफ पार्टी आपके साथ में शेयर किया है, आप लोगों को मिल गया? यस मैम। तो मुझे बताएगा जो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है वो लास्ट सेक्शन कहाँ तक है? आप सभी के पास में ऑलरेडी मैंने नोट्स शेयर कर दिए हैं टीडीएस के। तो लास्ट कहाँ तक है, कौन से सेक्शन तक है? मैम इसमें सेक्शन तो नहीं लिखा, स्टोरी है। नहीं, ये तो आज की है। लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों के साथ में नोट शेयर किए थे उसमें आप लोगों के लिए था, उसमें सेक्शंस थे। जैसे मैंने वहां से 192 से हमने शेयर किया था, तो वहां से लेके कहाँ तक है आप लोगों के पास में, मैं ये जानना चाह रही हूँ। 2 मिनट मैम, मैं बताती हूँ। सेक्शन 239A तक है मैम। 239A, अच्छा 239A, जस्ट अ मिनट। अच्छा, आप लोगों के पास इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ है और डिले होती है लायबिलिटी में, तब मतलब आपका टीडीएस अगर डिले हो जाता है वहाँ उसकी इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ है आपके पास। ओके, चलो, वेल एंड गुड। तो मुझे कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट इवेल्युएटिंग कि आप लोगों के पास में क्या नहीं है जो मैं शेयर कर दूं। आप लोगों के पास में अगर 239A तक है तो सिर्फ आपके पास में टीसीएस नहीं है और सब कुछ है। ठीक है, टीसीएस को भी हम वैसे लास्ट क्लास में करते हैं, अभी नहीं करते, नहीं तो वो मिक्सअप हो जाता है। हमने ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन कर लिया था 194A। 194A अपना हो चुका है। हम 194C और 194N पर थे, ये मुझे याद है। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या 194A हमने कर लिया है? कोई मुझे नहीं बताएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? फिर मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में। मैम बस 2 मिनट में देखने लगी, नोट्स में देख रही हूँ। चलिए, तब तक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी ने कभी भी टीडीएस पे किया है तो मुझे बताएं। आरपीओ फैसिलिटी सब लोगों के पास में है या नहीं है? ये हमारे पास में जो फॉर्म होता है 26Q, प्रोटीन से डाउनलोड करते हैं हम उसको। जो डिडक्टर होता है उसको फाइल करना होता है, वो क्वार्टरली स्टेटमेंट है। उसके बारे में मैं तो आपको डिटेल दे चुकी हूँ, लेकिन क्या वो आप लोगों के पास में ऑलरेडी है या फिर मुझे शेयर करना होगा? नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम क्या करते हैं, अभी हम क्लास की रिदम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है बहुत स्लो स्लो हो गया है। हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास में जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की है वो, और हमारे साथ में जो प्रीवियस सेक्शन हुए थे उनके साथ हम लिंक बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की हुई है, जो आपके साथ मैंने आज स्टोरी शेयर की हुई है वो वाली, जिसमें हमारे पास में हमारे क्लाइंट हैं शर्मा जी। शर्मा जी की एज जो है वो 67 ईयर्स है। 67 ईयर्स के शर्मा जी जो है वो इस साल रिटायर हुए हैं। 24-25 में वो रिटायर हुए हैं और वो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। उससे नया बिजनेस जो है वो कंसल्टेंसी भी है और साथ में वो शोरूम बिजनेस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल बिजनेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, जो होम यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं वो वाला। तो इसके लिए हमने स्टोरी स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में। आज हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने सेक्शंस कवर कर रखे हैं, जो भी हमने टीडीएस के सेक्शंस कवर किए हुए हैं, उसके बारे में हमारे साथ में कुछ कुछ लिंकअप मिलेंगे और हमारी जो स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी। हमारे साथ में नए सेक्शंस जुड़ेंगे। उसके पहले मैं आपके साथ में एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने क्वेरी डाली हुई है, इस वजह से हम जिसने भी डाली हुई है मुझे नहीं पता, तो 194N जो है वो चूंकि हमारी क्लास का आज पार्ट नहीं है, लेकिन उसको करेंगे, जिसमें आप जो है कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो आपको कहाँ कितना टीडीएस डिडक्ट होता है और कौन से केसेस में कितना कितना होता है, उसके बारे में हम क्लास के एंड में 10 मिनट्स उसको भी डिवोट करेंगे। ठीक है? हाँ जी। तो देखिए, हमने कुछ सेक्शंस किए थे, उसमें से हमने स्टार्ट किया था सैलरी से। सैलरी के साथ में हमने अपने साथ में प्रोविडेंट फंड को भी कवर किया था, इंटरेस्ट को भी कवर किया था। जो हमारे पास में सैलरी का सेक्शन था 192, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में स्लैब रेट अवेलेबल होता है, स्लैब रेट जो आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपके साथ में नोट शेयर कर दिए हैं कि चाहे वो ओल्ड रिजीम से हो चाहे वो न्यू रिजीम से हो, आपके पास में स्लैब रेट के हिसाब से आपकी सैलरी पर टैक्स आपको पे करना पड़ता है या फिर आपकी टोटल इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप स्लैब रेट के हिसाब से आपका जो भी टैक्स बनेगा वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपका एम्प्लॉयर आपका डिडक्ट कर लेगा। और उसमें जो हमारे पास में टीडीएस में सेक्शंस हैं 1%, 2%, 5%, वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद में हम आते हैं
हाँ, तो सैलरी के बाद हमने दूसरा सेक्शन किया था कौन सा, प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड का हमारे पास में जो सेक्शन नंबर है वो है 192A, 192 फॉर सैलरी, 192A फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई? प्रोविडेंट फंड जो वो होता है, अगर आप पूरे मतलब आपने हर कंपनी का एक पीरियड होता है फॉर एम्प्लॉइज कि आप अगर इतना पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, जनरली जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो कहता है कि 5 ईयर्स से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो आपका लीगली आप उसके लिए वो होते हैं, लीगल एप्लीकेंट होते हैं कि भाई आपको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। तो 5 ईयर्स जो होता है वो मिनिमम टाइम पीरियड होता है। उसके बाद में आपका हर साल हर महीने आपका थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होता जाता है, एम्प्लॉयर भी अपने तरफ से डिपॉजिट करता है और आपका एक फंड बनता है जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है। जो आपको प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट में मिलता है तो वो उसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो एम्प्लॉयर ही क्रिएट करता है, उसमें आपका डिडक्ट करता है, अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करता है और आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आप अपनी सैलरी आपकी सैलरी इनकम बंद होगी और आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, साथ में आपको पेंशन भी मिलती है किसी किसी केस में। तो पेंशन को हम यहाँ पर नहीं जोड़ रहे हैं, हम सिर्फ प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड होता है वो अगर आपको मिलता है और जो कि 50,000 से ज्यादा है, जो कि आपका 50,000 से ज्यादा है, तो आपका टीडीएस जो है वो 10% डिडक्ट होता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैम साथ में पेंशन मिल रही है तो उसका क्या होगा। पेंशन जो होती है वो सैलरी एज अ सैलरी इनकम में आती है, हर साल आपको मिलती है, हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो वो सैलरी इनकम में आती है, वो फंड में नहीं आती। पेंशन जो फंड में नहीं आती है वो सिर्फ सैलरी में आती है। तो अब हम जो स्टोरी करेंगे यहाँ पर मैंने हर चीज बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके लिखी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जो लोग कई बार हम लोगों को डाउट हो जाता है कि कहाँ पे हमारा टीडीएस कवर होता है, कहाँ नहीं होता है, तो अभी हम सिर्फ जितना कवर कर चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में ये हमारे पास में स्टोरी है। क्या है कि शर्मा जी रिटायर होते हैं और शर्मा जी रिटायर होते हैं 24-25 में, मतलब लास्ट ईयर वो रिटायर हुए हैं। उनकी एज जो है वो 67 ईयर्स है। ही वॉन अ लॉटरी वर्थ ₹20,000। ये सेक्शन हमने कर रखा है, हमने 194B है ये सेक्शन 194B, जिसमें हमने बोला कि भाई आपका अगर आपको लॉटरी विनिंग कार्ड पजल से गेमिंग से आपको इनकम होती है तो आपका कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, 30% के हिसाब से होता है। ये हाईएस्ट टीडीएस है, आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 30% अगर आपकी जो लॉटरी की इनकम है वो 10,000 से ज्यादा है, जो कि शर्मा जी के केस में कितनी है 20,000। तो हमारा 20,000 का 30% अमाउंट्स टू 6,000, ये हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। और उनको क्या होता है, एंड विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स वर्थ 2 लाख रुपीज, उनको कार्ड गेम से भी इनकम होती है, लॉटरी से भी इनकम होती है। He got his provident fund worth ₹70 lakhs। उनकी जॉब खत्म हो गई है 24-25 में, उनको प्रोविडेंट फंड मिला है 70 lakhs का। आफ्टर सर्विंग फॉर 36 years इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, he has डिविडेंड इनकम, उनकी डिविडेंड इनकम भी है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था टीसीएस से उनकी डिविडेंड इनकम है वर्थ ₹17,000। तो यहाँ पर उनका कितनी जगह टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉटरी जब उनकी इनकम हुई है तो वहां पर उनका 30% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हुआ, 20,000 पे 30% 6,000 डिडक्ट हुआ। फिर उनकी कार्ड गेम्स में उनकी इनकम हुई, जैसे हमारे पास में है Dream11 कार्ड गेम्स, मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट चलती है, वहां पर उनको इनकम होती है, वहां पर उनको 2 लाख की इनकम होती है, वहां पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है उनका 30% का। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कितनी उनकी इनकम होनी चाहिए उसके बाद उनका टीडीएस डिडक्ट होगा, कितनी भी होगी। आपका 1,000 रुपए आपकी इनकम होगी तो आपका 30% जो होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपका 300 रुपए डिडक्ट करके आपको 700 ही आपके पास में आएगा, ठीक है। और जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने पास में बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, और कई बार गेमिंग वेबसाइट जो होती हैं वो कुछ जो होती हैं वो क्लेवर टाइप की होती हैं, और वो आपसे बोलती हैं कि अगर आप पेन नंबर खुद से मेंशन करेंगे तभी आपको क्या होगा, टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा। और एक बहुत लंबी सी टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसी होती है जो वो आपसे साइन करवा लेते हैं, और आप बगैर पढ़े उसको साइन कर लेते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें टिक मार्क करना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि वो आपका ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आपको पता नहीं होता, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। उसको भी हम छोड़ते हैं, हमारी जो स्टोरी की बात आती है उस पर आते हैं। कार्ड गेम्स जो है वहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 30% के हिसाब से, आपकी कितनी भी इनकम होगी आपका 30% के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट होगा, ओके। फिर उसके बाद में प्रोविडेंट फंड की इनकम होती है शर्मा जी की 70 लाख रुपीस की,
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 50,000 से ऊपर का अगर आपका प्रोविडेंट फंड बनता है तो ही आपका टीडीएस जो होगा वो डिडक्ट होगा। डिडक्ट कितने रेट से होगा? 10% के हिसाब से। हमको ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारा जो असेसी है वो अपनी पेन की डिटेल नहीं देता है तो उसका सैलरी की इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सैलरी की इनकम जो होती है, देखो सैलरी की इनकम और एक होता है हमारे पास है फॉर्म 16, ठीक है, एक होता है फॉर्म 16A। जो फॉर्म 16 होता है ना, तो वहां पर सारी चीजें मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से चलती हैं कि अगर आपने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और जो फॉर्म 16A होता है, मतलब अगर अदर देन सैलरी वाले जो लोग होते हैं वहां पर आपका टीडीएस अगर आपने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो मैक्सिमम होता है 20%। 3 केस के अलावा 3 केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो परचेज सेल वाले होते हैं, 50 लाख से ऊपर की आपकी परचेज होती है, सेल्स होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट से आपको पेमेंट आती है, तो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। जो बिजनेस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की होती है, जनरल बात कर रहे हैं। जनरल केस में अगर आपने अपना पेन नंबर नहीं दिया है तो आपका जो टीडीएस यहाँ पर देखा है, अपना प्रोविडेंट फंड आपको मिला है 70 लाख का, आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ? 10% के हिसाब से। इट विल बी रिप्लेस्ड। ये हमारे 70 लाख का 10% हो जाएगा कितना? 7 लाख। अब अगर इन्होंने शर्मा जी ने हमारे असेसी ने अपना पेन नंबर नहीं दिया होता तो ये हो जाता 20%, तो ये हो जाता 14 लाख। ठीक है जी। तो मिल तो हमारे पास में बाद में क्रेडिट जाता ही है, लेकिन आप समझिए कि आपका ही जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, कैश मूवेबिलिटी होती है, कैश अवेलेबिलिटी होती है, वो हैम्पर कर जाती है। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट के पास में 3 जगह तो उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया। ठीक है जी। तो लॉटरी में कट गया, कार्ड गेम्स में डिडक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड मिला वहां पर भी उनका डिडक्ट हो गया। हम लिखते जाएंगे अपने पास में कि उनका कहाँ कहाँ डिडक्ट हुआ है, कितना कितना, क्योंकि जब बाद में वो पेमेंट करेंगे तो वो भी अपने पास में टीडीएस जो दूसरों का डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा मेसी हो गया। हाँ, तो हमारे पास में शर्मा जी यहां तक पहुंच गए थे। ठीक है। नाउ उनकी डिविडेंड इनकम भी है। डिविडेंड इनकम जो है उनकी टीसीएस से है 17,000। अगर आपकी डिविडेंड इनकम होती है और जो 5,000 से ज्यादा है वहां पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 10% के हिसाब से। ओके, अब 3 मंथ्स हो गए हैं रिटायरमेंट को। वो रिटायरमेंट उनका जब भी हुआ 3 मंथ्स रिटायरमेंट के हो गए, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे। शर्मा जी गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे। मैम डिविडेंड इनकम कौन से सेक्शन में जाती है? डिविडेंड इनकम जाती है 194, 1 मिनट, 194 ओनली, 194 ओके 194 ओनली। ठीक है। और जो 194A है उसमें इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है। हेलो, जो सेक्शन है मैच करते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है। ओके, तो हम आते हैं आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शर्मा जी हैज गॉट एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। उन्होंने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो उनके पास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक्सपीरियंस था उससे। ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि हमारे पास में अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। तो द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट शोरूम बिजनेस, उन्होंने शोरूम बिजनेस ही सोचा था कि मैं शोरूम बिजनेस बनाऊंगा। शोरूम बिजनेस के लिए उनको जो कैपिटल चाहिए है, ही रिक्वायर कैपिटल वर्थ रुपीज 1.5 CR। ठीक है, 1.5 करोड़ की कैपिटल लगेगी, जिसके लिए उनके पास में क्या क्या है देख लेते हैं। ही है 70 lakhs इन हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। हाँ भाई ठीक है, रिटायरमेंट हुआ है उनका तो 70 lakhs उनको मिले हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर उनका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है 10% के हिसाब से, ये भी हमको दिमाग में रखना है। अभी हम सिर्फ स्टोरी जो है वही डिस्कस कर रहे हैं। आगे आते हैं कि भाई उनके पास में 21,30,450 जो है वो उनके पास में इन सेविंग बैंक अकाउंट में है, तो उसका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कैसे क्या आ रहा होगा, जबकि मैं आपको वैसे ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ। हमारे पास में बैंक की पॉलिसी है, जो आरबीआई की पॉलिसी है, वो ये कहती है कि एवरी 3 मंथ्स हर सारे बैंक्स अपने अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट जो है वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो हर मंथ में हमारे पास इंटरेस्ट नहीं आता है, क्वार्टर में इंटरेस्ट आता है, जो कि कंपल्शन है। हो सकता है कोई ऐसे बैंक हो जो हर मंथ करते हो, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो है कि क्वार्टरली आपके पास में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये जो इंटरेस्ट है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका पेन नंबर और आपका
बैंक अकाउंट लिंक है तो ऑटोमेटिकली उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। टीडीएस बैंक के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितना टीडीएस डिडक्ट होता है भाई, कितने परसेंट इंटरेस्ट के बाद में, या क्या अमाउंट जो थ्रेशोल्ड है वो बताए कोई? प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है। देखो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वेट कर रही हूँ सुनने का कि किसी को तो याद होगा। 10%। थ्रेशोल्ड लिमिट बताओ, ये 10% तो मैक्सिमम केस में पड़ता ही है। 20 लाख के बाद में 2% पड़ता है ना? अरे वो तो बैंक पे जब अपन लोग कैश निकालते हैं तब डिडक्ट होता है भाई। हाँ जी पंकज जी, क्या बोल रहे हैं? 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 50,000 अभी 1 लाख हो गया है 1 लाख और नॉर्मल लोग के लिए 50 हो गया है। अंडर 60 हो गया है, अंडर 60 वालों के लिए 50,000 हो गया है और 60 प्लस वालों के लिए 1 लाख हो गया है। हाँ जी, ठीक है, और कितने परसेंट डिडक्ट होगा? 10%। 10%। वेरी गुड। हाँ 10% में 10%। ओके ओके, थैंक यू। चलिए हमारे पास में पंकज जी ने और रिपल जी ने बिल्कुल सही बताया। तो हमारे शर्मा जी के पास क्या क्या है? 70 लाख क्या उनके पास प्रोविडेंट फंड है, 21 लाख 30,450 जो है उनके सेविंग बैंक अकाउंट में है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उनके पास में क्या है? 67 लाख 70,000। ये कहाँ से आया उनके पास में? तो 67 लाख 70,000 इन हिज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो बैंक अकाउंट में है, टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ बिकॉज वन ऑफ हिज लैंड वाज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2022 for which he has already received 10 lakhs in January 2022। देखो 2022 में उनके पास में एक जमीन थी जो कंपल्सरी एक्वायर कर ली गई। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली, वहां पे एक हाईवे निकला और गवर्नमेंट ने नोटिस देके आपसे कंपल्सरी एक्वायर कर ली, जिसके लिए उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया आपको। कंपनसेशन जो दिया शर्मा जी को वो जनवरी 2022 में 10 लाख का दिया, जो कि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है क्योंकि जब दिया होगा तब टीडीएस भी डिडक्ट हुआ होगा, उस पर उन्होंने टैक्स भी दिया होगा। अभी हमारे लिए काम की बात क्या है कि 67 लाख 70,000 जो है वो उनको नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में रिसीव होने वाला है, जो उनका लैंड 2022 में एक्वायर हुआ था उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास में एक सेक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे लास्ट क्लास में नहीं हुआ था ये? नहीं होगा मैडम। ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास है कंपल्सरी पोजीशन के लिए हमारे पास सेक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम जहां तक स्टोरी में पहुंच गए हैं वहां तक रुकते हैं। उसके बीच में हम करेंगे 3 सेक्शन को डिस्कस। सबसे पहला अभी हमारे पास में जो आया है वो आया है कंपल्सरी पोजीशन। कंपल्सरी पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपका 1% जो होगा वो एज अ टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो मैं आपके साथ में जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ में नोट शेयर कर रही हूँ। हम वहीं से कनेक्ट कर रहे हैं जो आपके पास में ऑलरेडी हैं। क्या हम इसको डिस्कस कर लें? इस पैराग्राफ को मैं होल्ड कर रखती हूँ, इतनी स्टोरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये पैराग्राफ मैं होल्ड कर रखती हूँ। ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन का है, जिसमें हमारे शर्मा जी के पास में 67 लाख 70,000 का जो है क्लेम आया है। ठीक है, 2022 में उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कंपल्सरी एक्वायर कर ली गई थी। इसको हम होल्ड पे रखते हैं, हम स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं जितना आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ओके हाँ, तो जो हमारे क्लाइंट हैं वो शोरूम खोलना चाहते हैं अपना, वो इलेक्ट्रिकल बिजनेस का शोरूम है। ठीक है, वो शोरूम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको हमारे पास में ऑलरेडी मेंशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द शोरूम फॉर इलेक्ट्रिकल रिक्वायर्स द फॉलोइंग। क्या क्या चाहिए? इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए, उसके लिए 1.25 CR का 1,25,00,000 का इन्वेंट्री चाहिए। फर्नीचर चाहिए पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर जो होगा वो 10 लाख का फर्नीचर हमको अपने शोरूम बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए है, जो कि हम रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर रेंट पे लेंगे तो उसका हमको रेंट पे करना पड़ेगा। कैन बी टेकन ऑन रेंट वर्थ ₹25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ के हम रेंट पे भी फर्नीचर को ले सकते हैं। साथ में हमको एक फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी जो कि है इंटीरियर इज आर 60 लाख का हमारे पास में इंटीरियर हमको कराना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग आवर शोरूम बिजनेस। उसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला, आप आर्किटेक्ट को 10 लाख रुपए सीधा दे दो और वो आपको बना के दे देगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, जो मैं लास्ट क्लास में भी हम शायद इसी पॉइंट पर हमने अपनी क्लास जो डिस्कंटिन्यू की मतलब कंप्लीट की थी, वो था मटेरियल प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल हम खुद से ले आएंगे 7 लाख का, और हम साथ में कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको हमको 3 लाख पे करने पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट हमारी 10 लाख ही है।
चाहे आप क्या कीजिए, एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके मटेरियल हम खुद से ले आते हैं, सारा 3 लाख उसको देंगे कि हमारा इंटीरियर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। हमको मेहनत करनी पड़ेगी 7 लाख की परचेज करने की, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ चीजें जो हम चाहते थे वही क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे इंटीरियर में लगे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है, हमने आर्किटेक्ट को डिजाइन दे दिया, ठीक है, हमारी कंपनी का जो डिजाइन आया है उसको दे दिया और साथ में हमने उसको 10 लाख रुपए दे दिए कि भैया आप एक काम करना, पूरा बना के आप मुझे दे देना, ठीक है। ये 2 ऑप्शन सभी शर्मा जी के पास में है, इसी को हम इवैल्यूएट करेंगे थोड़े लेटेस्ट स्टेज पे। उसके आगे जो शर्मा जी ने शोरूम लिया है, जो देखा हुआ है जहां पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसको लेने के लिए उनको शोरूम ओनर को डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट जो है वो 2,10,000 का है और रेंट जो है पर मंथ वो 70,000 पर मंथ का है। तो ये जो है वो नॉन रिफंडेबल है, जो ये डिपॉजिट है ये नॉन रिफंडेबल है 2,10,000 का। लास्ट क्लास में मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप मुझे ये बताएंगे कि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पर कितने परसेंट टीडीएस डिडक्ट होता है, जल्दी बताइए। नॉन वेट के ऊपर मैंने बोला जो आप डिपॉजिट देते हैं रेंट के लिए, जो नॉन रिफंडेबल है उस पर कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होता है? 2% है, 2%। पक्का? रेंट के ऊपर तो 5% था ना। अरे नहीं, पहले मुझे बताओ, पहले बताया किसने? रबल जी बोल रहे थे, एक और कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था? देखो रेंट पे जब सुनो, जब हम रेंट प्लांट एंड मशीनरी का केस होता है, जब हमारा प्लांट एंड मशीनरी का केस होता है या फिर हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे हमने रेंट पे ले रखी है उसका हमारा केस होता है, तो रेंट के केस में हमारा जो टीडीएस होता है वो 2% किस केस में होता है? कॉर्पोरेट के केस में। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1% होता है। हमारा जो क्लाइंट है वो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के केस में टीडीएस कितना होगा? 1%। अगर यही चीज हमारी क्या होती, रेसिडेंशियल होती, तो हमारा कितना होता? 10%। तो हमने क्या बात कर रहे थे कि अगर आपने कोई भी चीज रेंट पे ली है, दी है, तो उसके केस में टीडीएस कितने परसेंट बनता है? पहले तो परसेंटेज की थ्रेशोल्ड की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, ठीक है, फर्नीचर जो है वो आपका अगर कितना परसेंट होता है उस पर हमारा टीडीएस बनता है 1% एंड 2%। 1% इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में और कॉर्पोरेट के केस में बनता है 2%, ठीक है। तो हमारा जो असेसिंग है वो है शर्मा जी, 67 ईयर्स उनकी एज है, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है इस केस में, लेकिन शर्मा जी भी इंडिविजुअल, उनके केस में टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 1%। फिर आती है बात किसकी? हमारे पास से दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की, जो 194I है वो यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हमारे पास में दूसरा सेक्शन आता है वो है 194IB। ये मैंने आपके साथ में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब आपका रेंट जो है वो पर मंथ 50,000 से ज्यादा है, जो कि मेट्रो सिटीज में नॉर्मल होता है, वहां पर आपके केस में क्या होगा? 5% टीडीएस है। अभी हमारे पास में डेट है 1 अक्टूबर 2024 से ये 2% हो गया है, ठीक है। तो 5% हाफ ईयर के लिए होगा हमारे लिए एप्लीकेबल और 1 अक्टूबर से जो है वो 2% एप्लीकेबल हो गया है। तो ये दोनों चीजें जो कॉमन हो गई है और वो भी लिमिट जो है वो 50,000 ही है। नो टीडीएस अप टू 50,000 और उसके बाद में हमारे पास में टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन हमारे पास में जो हमारा केस है वो 70,000 पर मंथ का है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के केस में रेंट ईयरली 2,40,000 से ज्यादा होता है, तो आपको पास में टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, वो कितनी होगी? फिर से मैम एक बार दोबारा समझा दो 194I। एक मिनट, मैम इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ मैं आपके पास ऑलरेडी शायद पीडीएफ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन है, बट हम यहाँ पे सेक्शंस लिख लेती हूँ। 2 सेक्शंस के बारे में हमें बात करनी है, 3-4 हो गए हमारे पास में। 194I हो गया और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और बात की थी, वो था हमारा क्या? 194 क्या था? मैम जो सेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो साथ साथ में लिख लेंगे साइड में। हाँ लिख लो, एक काम करते हैं ना हम, मैं वैसे ना आप लोगों की एक मिनट, मैं आप लोगों के काम करती हूँ, साथ साथ में बता दी जाती, नहीं तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे और वो ना वो हो जाए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? जी मैम वो सही हो जाएगा। चलिए हम पहले भी बात कर लेते हैं 194I की। 194I जो है वो हमारे लिए आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर रेंट की बात कर रहे हैं, रेंट इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, रेंट की बात हो रही है।
और ये है 194I। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में क्या करती हूँ, सेक्शन पे ही चलती हूँ, नहीं तो क्या होगा कि हम लोगों के पास में कंफ्यूजन हो जाएगी। आप लोगों के साथ में जो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ आ रही है, 194J दिख रहा है अभी? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये 194I पे हेलो ये, हाँ जी गोविंद मैं सुन रही मैम हूँ। मैंने लास्ट क्लास में पूछा था मैम, जो अपन ये आप बता रहे टीडीएस का, मैं इसका एक बार प्रैक्टिकल बता दूं कैसे हम काटेंगे, कैसे हमारी बैंक डिटेल्स आएगी। मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास के बाद आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, हाँ, तो 194I रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड लैंड। देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंट इन केस ऑफ इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, रेंट तो हर केस में आ रहा है, बट बिल्डिंग के केस में भी आ रहा है। हमारे पास में दूसरा स्पेसिफाइड सेक्शन है, उसका नाम है 194। आगे आते हैं आई बी, 194IB। जो 194IB है वो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है। रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी केस में आ रही है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आ रही है, जो कि 194I में कवर नहीं हुए हैं। तो 194I में अगर कहीं पर डाउट आता है, 194IB पे हम शिफ्ट कर जाएंगे, जहां पर हमारे पास में अब जो टीडीएस का रेट है, पहले 1/10/2024 से पहले हमारे पास में 5% था, और अब हमारे पास में 2% है, तो हम 2% ही लेके चले। ठीक है, तो रेंट की हमारे पास में जब लायबिलिटी जो है वो पर मंथ 20,000 से ऊपर की होती है, मतलब पूरे साल की 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कम्स आउट टू 2,40,000 से ज्यादा की होती है अगर, तो आपको क्या करना होता है, टीडीएस डिडक्ट करना होता है। नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 2,40,000 टू अ पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। हमारी क्लाइंट के केस में जो शर्मा जी है, वहां पे फर्नीचर जो है, वहां पर एक ऑप्शन है। फर्नीचर के केस में ऑप्शन है कि आप उसे रेंट पे ले सकते हैं, 10 लाख का जो फर्नीचर है उसे रेंट पे ले सकते हैं। फर्नीचर 10 लाख का फर्नीचर 25,000 पर मंथ के हिसाब से आप उसे रेंट पे ले सकते हो। अगर 25,000 के हिसाब से पर मंथ रेंट पे आप फर्नीचर लेते हो, तो पूरी लायबिलिटी कितनी आएगी आपकी फर्नीचर की, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कम्स आउट टू 3 लाख, जो कि ज्यादा है 2,40,000 से। तो यहाँ पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, शर्मा जी के लिए हेलो, नंबर 1 पॉइंट। इसी हमारे 194I में दूसरी चीज भी आती है, जहां पर हमारे पास में आता है केस कौन सा, रेंट का केस। रेंट जो है 70,000 पर मंथ का है यहाँ पर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भी है। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है मतलब कि वो आपको वापस मिल जाएगा हर एक केस में, तो फिर वो आपका पेमेंट नहीं हुआ, कि मतलब वो आपकी एक्सपेंस नहीं हुआ, वो आपका क्या हुआ, वो आपने सिर्फ वो आपका डिपॉजिट ही हुआ। कई केसेस में उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कई केसेस में उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो वो केस नहीं है यहाँ पर केस है कि उनका नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब कि वो एडजस्ट होगा मतलब हमारा एक्सपेंस तो वो हो चुका है, पर मतलब हमारा एज एन एक्सपेंस तो हो चुका है, बट वो प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन और हमारा टीडीएस कब डिडक्ट होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। पढ़ा हमने प्रीवियस क्लास में, हेलो। अरे देखो, मुझे ना पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए सबसे, है ना जी मैम। देखा ना कि हम जब पेमेंट कर देंगे या हमारी क्रेडिट होगी व्हिचएवर इज अर्लियर, तो हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा नॉन रिफंडेबल हमने डिपॉजिट दे दिया, तो हमने जब दिया तो भाई यहाँ पर हमको टीडीएस डिडक्ट करके देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है और पेमेंट हमने कर दी है, तो पेमेंट एंड क्रेडिटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट हैज बीन डन, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। साथ में हमारे पास में केस आता है कौन सा, कि भाई यही 194I वाला जो हम फर्नीचर रेंट पे ले रहे थे, यहाँ पर फर्नीचर का केस था। यहाँ पर हम क्या है, बिल्डिंग को रेंट पे ले रहे हैं, शोरूम को रेंट पे ले रहे हैं। शोरूम जो हम रेंट पे ले रहे हैं, तो हमको 70,000 जो है हमारा, वो मंथली हमारा एक्सपेंस है। अब हम आते हैं अपने पास सेक्शन में, आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी कि रेसिडेंट पर्सन है। रेसिडेंट पर्सन हमारे शर्मा जी जो है, हमारे क्लाइंट, वो रेसिडेंट ही है, इंडिया के ही है, और उनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स से हम नहीं जाते हैं। सॉरी, जो उनका डिडक्ट कर रहा है, जो डिडक्ट कर रहे हैं, उनके शर्मा जी के पास नहीं आते हैं। हम सिर्फ अभी थ्रेशोल्ड लिमिट और अपनी लायबिलिटी के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उनको चेक कर लेते हैं। वो चेक करने पे वो क्या कहती है कि अगर आपका केस बनता है रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड लैंड, कोई भी केस बनता है, तो प्लांट एंड मशीनरी के केस में, प्लांट एंड मशीनरी के केस में और इक्विपमेंट के केस में
प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 2% के हिसाब से, और लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के हिसाब से। हमारे केस में हमारा जो फर्नीचर है वो जा रहा है 2,25,000 पर मंथ का है। तो 25,000 फर्नीचर के केस की अगर बात करें 25,000 पर मंथ है, 12 महीने का कितना हुआ भाई, वो बनता है हमारा 3 लाख का, ठीक है, जो कि हमारा 2,40,000 से ज्यादा है। तो हमें कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, हेलो 10% है ना, कितना हुआ 30,000, 30,000। ठीक है। तो पहला हमारा 30,000 का केस किसके केस में हो गया, ये फर्नीचर के केस में हो गया। अब हम आते हैं अपने पास दूसरे केस में। दूसरा केस है हमारा शोरूम। शोरूम हम ले रहे हैं बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के केस में भी 10% ही है। हमारा शोरूम का रेंट जो है वो है 70,000 पर मंथ, ठीक है। 70,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना होता है भाई, 9,60,000। ऐसा कैसे, 9,60,000। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कम्स आउट टू 8,40,000, ठीक है। 8,40,000 पे आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, कितना हुआ 84,000। क्यों काट रहे हैं हम, क्योंकि ये 2,40,000 से जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे, वो और क्लैरिटी आएगी। देखो भाई ऐसा है, हमारा जो डिपॉजिट था वो डिपॉजिट कितने का था, 2,10,000 का। $2,10,000 का हमारा डिपॉजिट, हमारा 2,10,000 का जो था वो डिपॉजिट था। अब ये डिपॉजिट जो है ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, मतलब हमारा ये एडजस्ट होगा। एडजस्ट होगा मतलब ये क्या हमारा क्या हो गया, ये एक तरीके से एडवांस हो गया। हेलो कोई बताएगा, मतलब कोई हाँ तो बोलो कम से कम। हाँ मैम, एडवांस पेमेंट हो गया। एडवांस हो गया। तो भाई यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि इवन एडवांस रेंट शैल आल्सो बी सब्जेक्ट टू टीडीएस इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ये हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी और हमको क्या हो गया, टीडीएस देना पड़ेगा। ये क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है, वैसे हमको ये ऑटोमेटिकली भी पता चल जाता है, क्योंकि हमको हम पहले से पता है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस डिडक्ट होता है, ठीक है। तो withholding charges shall also be subject to TDS under this section. It is not necessary that payment must be used to be the owner of any of the above mentioned assets. CPPT circular, अरे इसको भी छोड़ो, ये सब ये केस लॉस और एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। हमारी लिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो क्लैरिटी वो इतना नहीं होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो हमारे केस में कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, वो होगा फर्नीचर के केस में 30,000 और हमारे जो एडवांस शोरूम उसके केस में होगा 84,000। अब हम आते हैं यहाँ पर और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कि 194 आईडी जो हमसे कहता है वो कहता है कि अगर 194 आई में अगर आप कवर नहीं हुए हो तो आप हमारे पास आ जाओ। अगर आपका 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होगा तो आपको टीडीएस नहीं देना है, रेजिडेंशियल वाली बात कर रहे हैं वो। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट, मतलब टाइम ऑफ क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, ये हमको ऑलरेडी पता है। और हमारा अगर आप पेंडिंग देंगे तो आपका टीडीएस जो होगा एट द रेट ऑफ 20% डिडक्ट कर लिया जाएगा, ये भी हमको ऑलरेडी पता है। और हमने लास्ट क्लास में इस बात को भी डिस्कस किया था कि अगर आपका जो डिडक्शन होगा वो आप टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहे हैं, किसी ने शायद मेरे से पूछा भी था, तब मैंने आपको बताया भी था क्लैरिफिकेशन के लिए कि भाई अगर हर महीने आप डिडक्ट नहीं कर सकते हैं तो जो लास्ट वाला मंथ होगा उसमें ऑलरेडी आप क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, या पूरा का पूरा रेंट भी जो होता है वो भी आप टीडीएस के नाम पर रोक सकते हैं। ऑल्दो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और उनके पास में 26 AS में शो हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर रेंट के लिए पूरी क्लैरिफिकेशन आ जाती है। जिसने पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया भाई? जी मैम। ओके, वैसे मुझे करवाना भी था तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे कवर कर दिया। अभी हमारे पास में एक पैरा जो हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन का था, अनमूवेबल प्रॉपर्टी का केस, 50 लाख से ऊपर की ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है और आपका जो लैंड है, बिल्डिंग वगैरह गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर की है तो आपका जो है 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। वो केस भी हमारा इसमें आ जाएगा, लेकिन अभी हमने इसको आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, जो कि मैंने इस पैराग्राफ के लिए आपको पेंडिंग छोड़ दिया है कि भाई
ये वाला जो पैराग्राफ है ये हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करते हैं। अभी हम जो हमारे पास में नीचे दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी शोरूम की रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट हो गई है। इन्वेंट्री जो चाहिए शर्मा जी को वो चाहिए 1,25 लाख की, फर्नीचर 10 लाख, इंटीरियर 16 लाख, डिपॉजिट फॉर शोरूम मतलब रेंट पे लेने के लिए उनका नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है 2,10,000 का, रेंट पर मंथ 70,000 का वो पे करेंगे। ठीक है, आगे इमरजेंसी फंड के लिए फॉर इमरजेंसी फंड शर्मा जी डिपॉजिटेड 6 लाख इन करंट बैंक अकाउंट। भाई देखो हमारे पास में दो टाइप की बैंक अकाउंट होती है, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो करंट अकाउंट होता है उस पर आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब हमारे पास में उसकी बात आती है, जब भी आपने कहीं पर देखा होगा तो जब भी इंटरेस्ट की बात आती है बैंक अकाउंट से तो वहां पर सेविंग बैंक अकाउंट जरूर लिखा होता है, इसलिए लिखा होता है। इट वाज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। तो इमरजेंसी फंड में शर्मा जी ने डिपॉजिट कर दिए 6 लाख अपने करंट बैंक अकाउंट में, जो कि अब उनका शोरूम बिजनेस के लिए करंट अकाउंट होगा। उसके बाद में he hired an architect and paid him 10 lakh rupees। ठीक है, the architect did his work very well and completed his work on 10th January 2025। उनका शोरूम जो है उसका इंटीरियर का काम कंप्लीट हो गया है। उन्होंने ऑप्शन 2 10 lakhs में हो गए हैं। यहाँ पर जब उसकी पेमेंट वो करेंगे तो आप मुझे बताइए वो कौन से सेशन में उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। हाँ जी बताइए जल्दी से, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था 194 जे में डिडक्ट होगा। चलिए अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और 194 जे को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा 194 जे, ये आप लोगों के साथ में रेगुलरली हमारे हर बिजनेस में यूज होता है। अगर आप किसी भी कोई भी पेमेंट कर रहे हैं रिलेटेड टू फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस और रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी या नॉन कॉम्पिटेंट फीस। नॉन कम्पीट फीस का मतलब होता है कि आपको कोई काम ना करने पर या कॉम्पिटिशन ना करने पर जो पेमेंट दी जा रही है उसे नॉन कम्पीट फीस बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो टीडीएस होगा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की सर्विसेज होंगी, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज में आती है। आप प्रोफेशनल अपनी स्किल्स की वजह से, डिग्री होल्डर्स और नॉन डिग्री होल्डर्स अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से आपको कोई पेमेंट देनी पड़ रही है तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कब करना पड़ेगा आपको? तब करना पड़ेगा अगर आपकी वन टाइम में पेमेंट जो होती है वो 30,000 से ज्यादा है। पहली बार एक बार में आपकी 30,000 से आपकी ऊपर की पेमेंट हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आर्किटेक्ट को फीस कितनी दे रहे हैं? 10 लाख की फीस दे रहे हैं आर्किटेक्ट को। अब भाई यहाँ पर एक डाउट आता है कि मैम यहाँ पर जो आर्किटेक्ट ने मटेरियल भी खरीदा, लेबर भी लगाई, उसकी अपनी फीस भी है तो उसका 10 लाख बना। दूसरा केस था जहाँ पर हम 7 लाख का मटेरियल परचेज करके आ रहे थे और 3 लाख रुपए ही कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे, तो वो भी तो हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी क्या? नहीं, वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर का जो केस होगा वो आएगा 194 सी में। ठीक है, और जो दूसरा आर्किटेक्ट वाला केस है वो आया हमारा 194 जे में, क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विसेज की वजह से। यहाँ पर हमारा जो आर्किटेक्ट है उसको 10 लाख होलसम पूरा कंप्लीट पेमेंट मिल रहा है अगर वो अपने पास इनवॉइस ऐसे बनाता है। ठीक है, अपने पास इनवॉइस मतलब अपनी जो पेमेंट ले रहा है वो इस नाम से ले रहा है कि वो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसकी फीस है उसकी 10 लाख रुपीस। अपने इनवॉइस में वो ये मेंशन करता है तो उसको 10 लाख पे 10% मतलब 1 लाख रुपए उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर वो अपने इनवॉइस पे ये मेंशन करता है कि नहीं भाई जो 10 लाख की पेमेंट है वो ऐसा है कि मटेरियल, लेबर और ये हमारे मटेरियल की हो गई हमारे पास में 4 लाख, 3 लाख हमारी हो गई लेबर की, और मेरी सर्विसेज की जो है वो होगी टीडीएस, वो हमारा पास में कितना चार्ज किया 3 लाख, तो हमारा हो गया टोटल बिल 10 लाख का। ऐसे ही हो सकता है, या फिर हमारा एक इनवॉइस ये हो गया 2, एक इनवॉइस 1 हमारा हो सकता है क्या, ये हम पूरा प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज ना भी लिखे वो लिख सकता है आर्किटेक्ट सर्विसेज। जो भी सर्विसेज है उसके नाम पे उन्होंने डिडक्ट किया प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज की कितने की? उन्होंने बोला 10 लाख की। अब भाई बताओ कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा दोनों केसेस में? ये इनवॉइस अगर इस तरीके का इनवॉइस बनाएगा आर्किटेक्ट तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा 10 लाख से सीधा, मतलब शर्मा जी को 10 लाख से सीधा डिडक्ट करना पड़ेगा।
10% के हिसाब से 1 लाख और 9 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी आर्किटेक्ट को। अगर वो इनवॉइस ऐसा बनाता है तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो यहाँ पर उसका टीडीएस डिडक्ट होगा 3 लाख का 10% कम्स आउट टू 30,000। थ्रेशोल्ड लिमिट वैसे भी बढ़ गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट हाई जो है नो टीडीएस इफ अमाउंट अप टू ₹30,000 पर एनम। हेलो यस अरे बात कर लो भाई, 30,000 से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं तो हमको टीडीएस डिडक्ट करना है, 10% के हिसाब से करना है। यहाँ पर हमारे आर्किटेक्ट ने हमको बता दिया है कि ये तो वो प्योर एजेंट के हिसाब से ले रहा है। उसने क्या किया, आपके बिहाफ पे मटेरियल खरीदा, आपके बिहाफ पे उसने लेबर लगाई, उसने अपनी सर्विसेज 3 लाख की ही दी। ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ मेंशन नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ उसने बोला कि मैं प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने 10 लाख जो है वो आपसे चार्ज किया है, तो यहाँ पर उसका टीडीएस डिडक्ट होगा 1 लाख रुपीस। ठीक है, क्लियर? यस चलो मैं थोड़ा मैस हो गया, मैं इसको साफ कर देती हूँ। आप लोगों के पास ये सारे नोट्स ऑलरेडी हैं, है ना? जी मैम। ओके, तो बस करने के लिए पढ़ भी लिया करो आप लोग। उससे क्या होगा, जब हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगी और आपकी नॉलेज एकदम से समझ में हर चीज बुलेट पॉइंट पे आपको याद होगी। हम हमारे पीडीएफ के ऊपर जब समझा रहे हैं ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो होता ही है। अब मैं समझा रही हूँ, वैसे मैंने पहले भी नहीं समझा, पहले तो हर चीज तो मैं समझाई है, ऐसे मत बोलो। नहीं मैम समझा है, लेकिन हम दोनों अलग जगह थे ना, तो उतना अच्छे से पीडीएफ के ऊपर कर रहे तो ज्यादा समझ में आ रहा है। ओके, तो भाई देखो, अब हमारे पास में हमको पता चल गया है कि हमारा टीडीएस डिडक्ट काटने का है वो 10%। तो हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नो टीडीएस इफ अमाउंट अप टू ₹30,000 पर एनम, लिमिट ऑफ ₹30,000 पर एनम इज एप्लीकेबल सेपरेटली फॉर ईच नेचर ऑफ पेमेंट। ये 30,000 ईच फॉर एफपीएस एफटीएस इसको छोड़ दीजिए, ये वही लिखा हुआ है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटेंट फीस, इसी को उन्होंने शॉर्टकट में लिखा है। नो लिमिट फॉर डायरेक्टर फीस, ठीक है, टीडीएस टू बी डिडक्टेड मैंडेटरी, मतलब 10,000 की भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको 10% 1,000 रुपए उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। नो टीडीएस इफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज बाय इंडिविजुअल एचयूएफ इफ मेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। जो कमर्शियल जो स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं शर्मा जी, उसके बजाय वो अपना घर बनवाते और उसके लिए 10 लाख रुपए पेमेंट करते तो उनको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना पड़ता, क्योंकि वो कमर्शियल काम कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। कमर्शियल मतलब बिजनेस बना रहे हैं और वो पर्सनल नहीं है, तो इसीलिए उनका टीडीएस डिडक्ट करना यहाँ पर जरूरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ टर्नओवर, ये टर्नओवर की लिमिट दी हुई है, इसको छोड़ोगे आप। ये सीबीडी क्लैरिफिकेशन है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमको इतना ही पता होना चाहिए, हमको इतना पता चल गया। ये प्रोफेशनल सर्विसेज में डॉक्टर की सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, ये आप लोग हर साल लेते हैं और हर साल आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है अगर आप ये सारी सर्विसेज फॉर पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल पर्पस नहीं ले रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़े, हम आते हैं 194C पे। ये हमारे पास 194C है। ये भी हमारे पास में हर साल 2-3 बार तो यूज होता ही है ये सेक्शन। हाँ जी, तो 194C कब हमारे पास काम की चीजें भाई, हमारे पास तब काम की चीजें जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे केस में, हमारे क्लाइंट के केस में हम क्या कर रहे थे, 7 लाख का मटेरियल हम खुद खरीद के आ रहे थे और 3 लाख जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे, ऐसा था, है ना? हमारा केस यही था। मतलब हम क्या कर रहे थे, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोल रहे थे कि भैया आप काम करवा दो, लेबर आप लगा दो, सर्विसेज आप लगा दो, सब कुछ आप ही कर दो। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और हमने अपना सामान लाके उसको दे दिया था, 7 लाख का किया था, हमने उसको मटेरियल दे दिया था। ठीक है, तो अगर हम किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं और वो पर्सन जो है वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसके केस में हमारे पास में 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। किसी ने मेरे से लास्ट क्लास में पूछा भी था, कौन था वो, जरा प्लीज याद दिलाएं कि मैम हमारे कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है 1% के हिसाब से, उस केस में क्या करना पड़ेगा? कौन था?
तो हमारा ये टीडीएस मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, और साथ में बोलती भी जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान दें। कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। भैया अगर आप सप्लाई ऑफ लेबर का वर्क इंक्लूड कर रहे हो, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर के केस में हो रहा है, क्योंकि मटेरियल हमने उसको दिया है, लेबर का काम वो खुद करवाएगा, ऑब्वियसली साथ में वो सर्विसेज भी देगा अपनी, क्योंकि सिर्फ लेबर से करवाना भी पड़ता है और लेबर को हायर करके उसकी सप्लाई प्रॉपर मैनेज करनी पड़ती है। तो वो कर रहा है क्या, एनी टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो नो टीडीएस ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अप टू ₹30,000। एक बार में आपने अगर 30,000 तक की पेमेंट करी है, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रीवियस ईयर अप टू ₹1,00,000, मतलब कि आपने एक बार में 30,000 से पेमेंट की कम की कर दी। मान लीजिए आपने 25,000 की पेमेंट करी है आर्किटेक्ट को और उससे बोला कि भाई इसका इंटीरियर डिजाइन जो है वो बना के हमको दे दो, आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वन टाइम पेमेंट करी है 25,000। लेकिन आपको वो सर्विसेज उसमें जो दी वो आपको समझ में नहीं आई, आपने उसमें चेंज ऑफ डिजाइन करवाया और आपने बोला कि इसको और सुंदर बना के दो, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो इसको कंप्लीट करके दो, ठीक है। उसने दोबारा आपको अपना इंटीरियर बना के दिया, पूरा डिजाइन बना के दिया, उसमें उसने फिर से 25,000 आपको चार्ज किए। नाउ योर टोटल इज 25,000। उसने फर्स्ट स्लॉट में आपने पेमेंट करी थी, सेकंड स्लॉट में आपने पेमेंट करी फिर से 25,000 रुपए। तो भाई दोनों मिला के भले ही ये कंबाइंड 50,000 हो गया है, लेकिन हमारा लॉ कहता है कि आपकी सिंगल पेमेंट जो होती है वो 30,000 से अगर अप टू 30,000 तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में आगे केस आता है कि हमने बोला कि नहीं काम को तो हमें तो ये आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया लगा, तो हमें और कहीं से भी कुछ भी काम करवाना है, मतलब हमें और दूसरी जगह के बिजनेस में इससे हेल्प चाहिए है, तो एक काम करो सर, आप एक काम करो हमारे लिए और काम भी करो, ठीक है। उसके बाद हमने 25,000 की फिर पेमेंट कर दी, फिर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, बढ़िया। हमने क्या किया, फिर से उसे 2 महीने बाद फिर से अप्रोच किया, फिर से उसे एक मैप करवाया इंटीरियर डिजाइन का, फिर से उसे 25,000 पे कर दिया। अब कंबाइनली उसका कितना टोटल बन गया भाई, 50,000 टोटल कम्स आउट टू 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए उसका बिल बन चुका है पूरे साल का इन टोटल। अब आती है बारी कि जैसे यहाँ पर हमारे पास में लॉ ये कहता है कि एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रीवियस ईयर अप टू 1,00,000 रुपीज, तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। लेकिन 1,00,000 से ऊपर जैसे ही आपकी पेमेंट बढ़ेगी पूरे साल में मिला के, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस किस हिसाब से डिडक्ट करना है, वही 1% एंड 2%। ओके, इंडिविजुअल एचयूएफ हैं आप तो आपको 1%, और आप अदर्स हैं तो आपको मतलब आपको पेमेंट करनी है अदर्स को, इंडिविजुअल को पेमेंट नहीं करनी है, अदर देन इंडिविजुअल को पेमेंट करनी है, तो आपको 2% के हिसाब से डिडक्ट करना पड़ेगा। और वो किस रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो वो रिस्पेक्ट में हो सकता है एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग। जैसे 192.7 FM पे आपने एडवर्टाइजमेंट चलवाई, एक बार में एडवर्टाइजमेंट चलवाई, आपने 10,000 की पेमेंट करी, कोई बात नहीं, डिडक्ट मत कीजिए, कोई टीडीएस नहीं बना। फिर आपने 16,000 की पेमेंट कर दी, कोई टीडीएस नहीं बना। फिर आपने उसको 47,000 की पेमेंट करी, तो आपका टीडीएस बनेगा क्या? यस मैम, बनेगा, क्योंकि 30,000 से वो ऊपर की। तो क्या 47,000 ने जो पहले 10,000 और 16,000 जो पे किया था उसको हमको ऐड करना पड़ेगा क्या? मैम करेंगे, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल पेमेंट जब हमारी 30,000 से ऊपर की नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंबाइंडली हमारी 1,00,000 की नहीं हुई। अगर वो कंबाइंडली 1,00,000 की हो जाती, 1,00,000 से ऊपर की हो जाती, तो हमको फिर उन प्रीवियस पेमेंट्स को भी ऐड करना पड़ता फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। मैम एक बार दोबारा बताना कैसे, मतलब अगर 30,000 है तो हमने ले लिया प्रोडक्ट करना। देखो 10,000 की हमने सबसे पहले पेमेंट कर दी, हमने एफएम पे रेडियो पे अपने लिए न्यूज चलवाई, मतलब वो चलवाया, एडवर्टाइजमेंट चलवाया। फर्स्ट पेमेंट हमने 10,000 की की, नो टीडीएस। सेकंड पेमेंट हमने की 16,000 की, नो टीडीएस। थर्ड पेमेंट की हमने 47,000 की, टीडीएस है, कितने पे टीडीएस है, 47,000 पे है। क्यों 47,000 पे है, इसलिए क्योंकि ये 30,000 से ऊपर की पेमेंट है। क्यों हमने 10,000 और 16,000 को ऐड नहीं किया? ये पेमेंट को हम लोग ब्रेक कर देते 2 पार्ट में, तो उससे ऊपर भी नहीं लगता, नहीं लगता, ये साल का कैलकुलेशन नहीं होता है, ये साल का ही कैलकुलेशन होता है। मैं अभी इस लाइन को पूरा कर रहा हूँ, 10 मिनट लीजिए। फिर हमारे हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ा 47,000 पे, ठीक है। फिर हमारी फोर्थ पेमेंट हुई, फोर्थ पेमेंट हमारी हुई है 22,000 पे,
ठीक है 22,000, क्या हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? यस मैम, करना पड़ेगा। वेरी गुड, पंकज जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पूरे साल की हमने सारी पेमेंट्स ऐड करेंगे और ये हमारी टोटल जो पेमेंट्स हैं वो 1 लाख से ज्यादा की हो गई हैं। मैम इसमें क्या No, हमारे मैम। क्योंकि हमने पहले का टीडीएस पेमेंट नहीं कराया, अभी जैसे काट दिया और पहले का दोबारा से ऐड करके टोटल से काटेंगे जो नहीं काटा गया है, तो टीडीएस और इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा क्या? बाकी जो पेमेंट जो पहले नहीं की गई थी टीडीएस, हाँ, पेनल्टी ऐड होता है, जैकपॉट, बिल्कुल सही जवाब। पेनल्टी ऐड होता है उसमें। यहाँ पर हमको यहाँ पर इनका जब टीडीएस बनाएंगे हम, जब हम 26,000 टीडीएस बनाएंगे तो हमको कंबाइनली टोटल जोड़ के टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमको पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तब तक तो हमारी लायबिलिटी आई नहीं थी ना। पर अभी भी नहीं आई, 99 बन रहा है अभी भी, 1 लाख तो बन नहीं रहा है। 26,000 कर दिया, अब तो बन रहा है। लेकिन नहीं बन रहा है। वन सिंगल पेमेंट अरे लो भाई 20 मैं 28 कर दो। मैम वन सिंगल पेमेंट कितना है टोटल? कितना हो गया क्या? वन सिंगल पेमेंट 47 की थी ना, इसीलिए अरे 99 और अरे नंदनी आप प्लीज ये देखो, ठीक है चलो नंदनी ये मजाक कर रही थी जस्ट। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं इसको 28,000 कर दिया। थैंक यू नंदनी, आप सही है। नहीं मैम वन सिंगल पेमेंट तो 47 की थी ना, इसीलिए एप्लीकेबल हो गया था ना टीडीएस, अगर टोटल नहीं भी हुआ था तो। नहीं तो हमारा थर्ड पे तो हमने टीडीएस डिडक्ट कर दिया ना। हाँ टीडीएस तो डिडक्ट तो हो गया था, लेकिन अगर लिमिट अगर 1 लाख भी कंप्लीट नहीं होती है तभी भी तो एप्लीकेबल हो जाएगा वो, अगर टोटल भी नहीं होती। सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर की हुई है। ये अगर 15 लाख का होता तो ये टीडीएस में नहीं आता। 15 लाख का तो टीडीएस नहीं आता मतलब ये लास्ट तो 28,000 हो रहा है ना, ये अगर 15,000 का होता तो टोटल 1 लाख नहीं बनता, तो इसमें नहीं होता। तो नहीं आता। 1 लाख नहीं भी आता तो भी तो टीडीएस एप्लीकेबल होता ही है ना, क्योंकि सिंगल पेमेंट होगी थी ना, वो तो 30 से ऊपर। वो तो थर्ड पेमेंट में हो गया था, वो तो खत्म हो गया उसका। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, रुको लेट मी क्लियर। सिंगल पेमेंट आपकी 30,000 से ऊपर की होती है तो आपका टीडीएस बनता है, ठीक है। पूरे साल में अगर आपकी 1 लाख से ऊपर की पेमेंट हो जाती है तो फिर आप 5,000 की भी पेमेंट करोगे उस पार्टी को तो भी आपका टीडीएस बनता है। यस मैम, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज नहीं भी होता है तो जैसे वन सिंगल पेमेंट पे एप्लीकेबल हो गया तो भी तो हम पहले की जो पेमेंट की गई है उस पर भी तो हम टीडीएस फिर भी देंगे ही ना मैम। नहीं हम अगर सिंगल पेमेंट वाली होगी उसको भी बाकी में नहीं देंगे, उस पर नहीं देंगे फिर। नहीं देंगे। यही तो मैंने आपसे बोला था, ये तो जैकपॉट है कि यही पर हमको क्लैरिटी नहीं होती है कि अगर हमारी सिंगल एक बार 1 लाख से ऊपर की लिमिट हो गई तो आप 5,000 की पेमेंट करेंगे तब भी हमको टीडीएस देना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन हमारी अभी जो है वो 1 लाख की लिमिट रीच नहीं की गई है और सिंगल पेमेंट जो है वो हमारी 30,000 की जो पेमेंट हमारी 30,000 से नीचे की होगी उस पर हमको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं मैम अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 9th मंथ तक हमारी टीडीएस नहीं बन रही थी, आफ्टर 9 मंथ हमारी टीडीएस बन गई, एप्लीकेबल होगा, मतलब 90,000 तक हम 9 मंथ में चले गए और अक्टूबर में हम 1 लाख पे आ गए, तो क्या हम जो प्रीवियस 9 मंथ की थी अमाउंट उनको भी ऐड करके उनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, हम बस हमें उसमें कंपल्शन है कि अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है, ओके ठीक है। अभी देखो मैंने कंप्लीट कर लेने दो। मतलब 10,000 के ऊपर टीडीएस काटना है, राइट? अभी जो नंदिनी ने बोला वो हिसाब से 10,000 पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर 90,000 है और बाद में अपन 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो 10,000 के डिफरेंस पे टीडीएस पे करना पड़ेगा। उस पे नहीं करना है, हमारी अगली पेमेंट नहीं कुछ कम करते जाएंगे, बस मतलब आप उसमें आ गए, लूप में आ गए कि अब अपना लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, दैट्स इट, ठीक है। अभी हम सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद हम डाउट्स ले लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेने दो। देखो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अप टू ₹30,000 तो आपको टीडीएस नहीं करना है और एग्रीगेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रीवियस ईयर अप टू ₹1 लाख तो आपको टीडीएस नहीं करना है, 1 लाख से ऊपर पहुंचेंगे तो आपको टीडीएस करना है। नो टीडीएस इफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो भाई इंडिविजुअल एचयूएफ के अगर पर्सनल पर्पस के लिए तब भी नहीं है टीडीएस की बात आएगी, क्योंकि आप अपना घर बनवा रहे हो तो उसके लिए थोड़ी ही टीडीएस के लिए आप अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्क इंक्लूड्स क्या क्या भाई, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। आप यहाँ पर देखिए ये वाला हमारे पास पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। जस्ट गिव मी 5 सेकंड ब्रेक। तो हम यहाँ पर थे, जो हमारे पास में ये पैराग्राफ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ही आपके 194C में कवर होते हैं। 194C में एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। अगर आपने कोई एड बनवाने के लिए पैसे दिए हैं कि आप बना के और फिर उसको टेलीकास्ट कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि FM पे आपने बोला कि हमें अपना, मान लीजिए कि आपके पास में शोरूम है, हमारे क्लाइंट का शोरूम है, आप उस शोरूम के लिए एक ऐड बनवा के और उसको देते हो। ऐड बनवा लिया आपने, फिर उसको दी कि आपको ये बोलना है, वो अलग पॉइंट है। आपने बोल दिया कि हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो वो खुद से बना के, मतलब खुद से प्रोड्यूस करके प्रोडक्शन करेंगे वो आपका प्रोग्राम, और फिर उसके बाद में उसको टेलीकास्ट करेंगे। वो दोनों अलग अलग बातें हैं। थोड़ी सी आगे हम बढ़ेंगे तो हम उसमें डिफरेंस समझेंगे। कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन बाय रेलवे। रेलवे पे हमारे पास में 194C में नहीं आता है। केटरिंग का, ठीक है, शादी पार्टी 194C में ही आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल सप्लाई सेल बाय सच कस्टमर और एसोसिएट ऑफ कस्टमर। जॉब वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। अगर आप जॉब वर्क के लिए भी दे रहे हो तो भी हमारे पास में जॉब वर्क करने के बाद कंप्लीट करने का काम, जैसे हमने हमारे पास में हो रहा था कि 7 लाख आपने दे दिए और फिर 3 लाख उसने पुट कर दिया अपने एफर्ट, लेबर भी उसने सप्लाई ऑफ लेबर दिया, वो भी इसमें आएगा। आपने क्या किया है कि भाई आपने बोला कि मैं आपके साथ चलूंगा, 10 लाख तुम रख लो, मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए सीमेंट परचेज करना, ये हमारे लिए आयरन रॉड्स परचेज करना, ये हमारे लिए, मतलब आपने स्पेसिफिकेशन दे दी, अपने कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफिकेशन दे दी कि भैया एक काम करो, ये वाला मटेरियल है स्पेसिफिक, ये आप यूज करके फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इंटीरियर जो डिजाइन है वो उसके बाद हिसाब से बनाना, प्रोड्यूस करना, वो भी हमारा 194C में नहीं आएगा। यहाँ पर हम इसको बाइफरकेट नहीं करेंगे। तो वर्क में हम कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ अ प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग हमारी 194C में नहीं आती है। स्पेसिफिकेशन कस्टमर बेस मटेरियल परचेज फ्रॉम एनी अदर कस्टमर एसोसिएट जो 194J में, मतलब हमारे आर्किटेक्ट ने खुद ने सब कुछ कर दिया, आपने सिर्फ सीधी पेमेंट कर दी, तो 194J वाले 194C को ना छोड़े, 194C वाले 194J को ना छोड़े, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारी जो ये डिटेल दी हुई है, ये आप खुद से अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 194C और 194J जो है वो खत्म हो गया है। अब हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में और कंप्लीट कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, आपसे पैराग्राफ छोड़ने के लिए बोला था कि आपका कंपल्सरी एक्विजिशन रहेगा। तो वहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा होती है तो आपको 1% का आपको TDS डिडक्ट करना, मतलब आपको डिडक्ट करके पैसा मिलेगा। एक मिनट, हमारे पास 194IA भी है और एक सेक्शन और भी है। मैम ये 24Q 26Q भी करेंगे। अरे 24Q मैंने आपको बताया ना, परचेज ऑफ गुड्स पे जब आप 50 लाख से ऊपर के गुड्स परचेज करते हो तो आपको 0.1%, 0.1%। हाँ जी, TDS रिटर्न बोलो। अरे मैं जाऊंगी वहाँ पर, वो फिर वो हमारा अभी ना सिर्फ वो वाला पोर्शन है, जब हम अपनी सेल परचेज करेंगे तो हम सेल परचेज वाले ही करेंगे। आज हमको सिर्फ एक ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना था, 194C, 194J, साथ में 194N, क्योंकि उसकी स्पेशल क्वेरी है। और जो अभी किसी ने डाउट्स में, हाँ जी, क्वेरी तो है, वो तो ठीक है, लेकिन वो इसका मैं बोल रहा हूँ रिटर्न जो ऑनलाइन करते हैं ना, ये 26Q 24Q वो भी जाएंगे, वो तो प्रैक्टिकल पोर्शन में जाएंगे ना, उसमें हमको बोलिए। प्रैक्टिकल सेशन अलग है, प्रैक्टिकल सेशन भी इसके साथ ही चलता है, लेकिन ये अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कितना डिडक्ट करना है। हर बार क्या होता है कि जब पेमेंट होती है, जब भी आप TDS पेमेंट करते हो तो एक बार में एक सेक्शन में ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन से सेक्शन में पर्टिकुलर पेमेंट करनी है।
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जब आपकी पेमेंट्स हो चुकी हैं, जैसे आपने पूरे महीने में पेमेंट कर दी, मतलब पूरे महीने में जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया, आपने अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप क्वार्टरली स्टेटमेंट करते हो तो आपको लाइन बाय लाइन स्पेसिफाइड करना पड़ता है जो आपने पेमेंट्स करी है उसके लिए, क्योंकि एक चालान में एक सेक्शन में ही पेमेंट होती है। आया था मैंने पिछली क्लास में, इसीलिए हमको हर सेक्शन को या फिर इस तरीके से समझिए कि ये हम हर चालान को देख रहे हैं इंडिविजुअली। और जब भी मैं टीडीएस में सारे सेक्शन भी लेती हूँ और जैसे मैं सेक्शन भी ले रही हूँ तो उसमें जो डिटेल एनालिसिस है उसमें नहीं जाती हूँ, सिर्फ हमारे पास में जो रेगुलर कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड होते हैं सिर्फ उसी तक ही चलते हैं हम। नहीं तो ये क्लास जो हमारी 8 या 9 क्लासेस की क्लास है, ये 20 क्लासेस हो जाएंगी, 20 क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी। कुछ बोल रहे थे आप प्लीज, कौन बोला था? मैम ये हुआ कि जितने भी जो हाईलाइट बुलेट पॉइंट है सेक्शन के जो ज्यादातर यूज होते हैं, अगर हम उन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लें तो ज्यादा बेटर होगा, हमें क्लैरिफिकेशन रहेगी रिटर्न करते टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बाकी ये जो एक्चुअल में मैंने आप लोगों के साथ जो नोट शेयर किया है ना, वो सीए फाइनल को पढ़ाती हूँ मैं, तो वो एकेडमिक पर्पस से उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो एकेडमिक एग्जाम देना है, मतलब सीए का एग्जाम देना है। अब आप जो है आप सारे लोग प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो आपके लिए जो रिटर्न फाइल करने तक की इम्पोर्टेंस है वो उसी उन्हीं पॉइंट्स को कवर करती हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आप पढ़िए, आपके तो सब हर चीज काम की होती है। ओके मैम। हेलो जी गोविंद। मैम क्या वो प्रैक्टिकल हो पाएगा? हाँ बिल्कुल होएगा, आपके लिए मैं बिल्कुल करूंगी। अब मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढ रही हूँ। ये देखिए, एक हमारे पास 94 एल, ये आप जब कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं और आपको मिलती है कंसिडरेशन, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल की और आपको पैसा मिलता है, वो पैसा अगर आपको गवर्नमेंट से मिला है कंपल्सरी एक्वायर करने पर, मतलब जैसे हमारे केस में क्या था कि हमारे जो क्लाइंट थे शर्मा जी, उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर की थी 2022 में। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है, कंपल्सरी एक्विजिशन किया हुआ है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के हिसाब से, और एट द टाइम ऑफ ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये हमको ऑलरेडी पता था, लेकिन अभी हमारे पास क्लैरिटी आ गई, क्योंकि हमारी स्टोरी में क्या था कि शर्मा जी को 2022 में 10 लाख रुपए मिले थे। जब उनको तब मिले थे तब की बात तब खत्म हो गई। आज उनको मिलेंगे 67,50,000 समथिंग, तो जब उनको पेमेंट होगी तो तब उनकी अगर पेमेंट कहाँ तक है भाई 2,50,000 से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो उनका टीडीएस डिडक्ट होगा 10% के हिसाब से। अब नो टीडीएस इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑफ अर्बन और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिया, मतलब किसानों के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो भाई एग्रीकल्चर लैंड के केस में कंपल्सरी एक्विजिशन की बात पे टीडीएस डिडक्ट करने की बात नहीं होती है। और दूसरी बात हमने अभी सेक्शन किया है, उसके बाद में हम वहीं पर जाते हैं कि अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं और वो सेल कंसिडरेशन जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आपने सेल की है, तो आपका 1% आपकी कंसिडरेशन का 1% जो होगा वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा। और वो कंडीशन हो सेम कि भाई हमारा टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली कंसिडरेशन इज एसडीवी कितनी है 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख और मोर। तो वेयर ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने अपना क्या बेचा, आपने कोई अपना लैंड बेचा जो कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा 50 लाख या उससे ज्यादा की पेमेंट पर। कितना परसेंट डिडक्ट होगा? 1%। ये वाला जो पॉइंट है आप अपने यहाँ पर पढ़ लीजिए कि भाई कब टीडीएस क्या होगा, कितना होगा अमाउंट, ये पेबल कैसा होगा, और उसमें हमारे पास में कोई पार्किंग वगैरह भी आती है या फिर कोई मेंटेनेंस फीस लगती है, एडवांस फीस, क्योंकि जब वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है, अगर लैंड है तो वो तो खाली है, लेकिन मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, उसके साथ आपको पार्किंग मिलती है, लिफ्ट एरिया मिलता है, आप अगर वो खरीदते हैं फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, आपको कॉमन रोड भी मिलती है, आपने कुछ एडवांस भी किया होता है, आपको वाटर फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, वो कई बार आपसे एडवांस में ले लेते हैं, कई बार आपको मंथली पेमेंट करनी होती है, तो उन सब केसेस को भी यहाँ पर उन्होंने कवर कर लिया है। कुल मिला के आपकी एसडीवी जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, एसडीवी का मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अपने पास लिख लेना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, ये होगा। ओके, अब हम आते हैं 194 एन पर। ये है भाई
और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये हमारे कैश ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, नेक्सस में रखता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। 194N भाई कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। आपने पैसा निकाल रहे हो, अपना ही पैसा आप निकाल रहे हो तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। कब कब कितना डिडक्ट कर लिया जाएगा? जो जनरल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आपका 2% डिडक्ट किया जाएगा अगर आपका 1 करोड़ तक आपका 1 करोड़ से ऊपर नहीं निकालते हो तो आपको कोई टीडीएस नहीं निकलेगा, मतलब कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। एक साल में आपने 1 CR से कम पैसा विड्रॉ किया है, आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हो ITR फाइल करने के, आपने पिछले 3 सालों में, पहले मैं सेक्शन पढ़ दूंगा आपके साथ साथ में, देखो भाई 194N कहता है कि नो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पेयर ये जो बैंक वाले हैं वही आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि आप वहीं से पैसा अपना विड्रॉ कर रहे हो। टीडीएस आपका डिडक्ट होगा ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आप जब विड्रॉ कर रहे हो पैसा तभी आपका डिडक्ट किया जाएगा। और नो टीडीएस इफ कैश विड्रॉ इज अप टू ₹1 CR in a previous year. If cash withdraw more than 1 CR, then TDS applicable only on the excess amount over 1 CR. 1 करोड़ से ऊपर आपने पैसा निकाला, 1 करोड़ 13 लाख निकाला, तो 13 लाख पे ही आपका TDS डिडक्ट होगा। 1 लाख तक आपका कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। Where the recipient is a cooperative society, limit is 3 करोड़। भाई cooperative society के केस में ये लिमिट जो 1 CR से 3 करोड़ से रिप्लेस कर दी गई है फॉर कैश विड्रॉल्स। अब यहाँ पर बारी आती है, ये तो हमारे पास में हो गया जनरल। अब आता है स्पेशल केसेस, आप डिफॉल्टर हैं, ITR आप टाइम पे फाइल नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा? इफ पेई हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर ऑल 3 प्रीवियस इयर्स, फॉर 3 साल के लिए आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की है, फॉर विच ड्यू डेट इज अंडर सेक्शन 191, जो कि क्या होती है ऑडिट का केस और नॉन ऑडिट के केस में अलग अलग होती है। ऑडिट वाला जो नॉन ऑडिट वाले होते हैं उनके लिए होती है 31 जुलाई। कई बार एक्सटेंड हो जाती है, जैसे इस साल एक्सटेंड कर दी गई है, जुलाई से उन्होंने 15 सितंबर कर दी है क्योंकि कुछ उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो डिपार्टमेंट के। ऑडिट के केस में जो होती है वो क्या होती है बताया कोई? अक्टूबर है 31 अक्टूबर। तो भाई हमारे पास में अगर ड्यू डेट में आपने फाइल के 30 नवंबर क्या बोल रहे हैं? ITR की पूछ रहे हो? हाँ ITR की बात कर रहे हैं। अब ITR में भी इसमें ना बहुत सारे बाइफरकेशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये जाएंगे कि आपने जो 139(1) के जो नॉर्मल केस होते हैं कि ऑडिट वाले नॉन ऑडिट वाले, वहां पर आपने अप टू दैट पॉइंट आपने क्या किया है? ITR फाइल नहीं किया है। 3 साल के लिए आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आपके विड्रॉल्स पे कितना TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा बाय बैंक? तो भाई अगर आप 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करते हो, किसी ने मेरे से पूछा था वो ध्यान दें, जो भी थे 2% on cash withdraw in excess of 20 lakhs up to ₹1 CR। तो 20 लाख से ज्यादा जैसे ही कैश विड्रॉ होगा तो आपका विड्रॉ आपका कितना डिडक्ट होगा? 2% एंड 5% on cash withdraw in excess of 1 CR। 1 करोड़ से जैसे ऊपर पहुंचोगे तो आपका 5% TDS डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब उस जिन्होंने भी मेरे से ये डाउट पूछा था उन्होंने उस टाइम पे शायद तो ये बोला था कि कोई क्लाइंट का डिडक्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये जब भी हम इनकम टैक्स के केसेस में जाते हैं सर जो भी हैं उनके केस में ऐसा होता है कि एक बार आप डिफॉल्टर बन गए तो जब तक आप एप्लीकेशन से अपना डिफॉल्ट माफ नहीं करवाओगे, तो आपने सारे रिकॉर्ड्स अपने क्लियर कर लिए हैं, तो जब तक आप एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करके अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं आओगे कि अब आप डिफॉल्टर नहीं हो, अब आपने सारी चीजें सही कर ली है, तब तक वो आपको सही नहीं मानते हैं और आपको उसी कैटेगरी में रखते हैं। और बार बार आपका TDS अगर कट रहा है तो वो इसीलिए कट रहा है आपके क्लाइंट का क्योंकि उन्होंने एक आध बार डिफॉल्ट किया होगा प्रीवियस ईयर्स में कभी। तो नो TDS इफ कैश विड्रॉल्स बाय, ऑब्वियसली भाई ये जो हमारे बैंक या रजिस्टर्ड एजेंट या रजिस्टर्ड फार्मर ऑथराइज्ड डीलर के केस में कुछ कंसेशन दिए हैं, उनके केस में TDS नहीं कटता है, तो आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। हमने जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो अपने पास में जो जनरल नॉर्मल ट्रेडिंग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है वो उसको कवर कर लिया है। अब हम अपने पास में आते हैं आगे। कोई मेरे से कुछ डाउट पूछ रहा था क्या? पीछे मैंने रोक दिया हो तो? यस मैम। मैं ये पूछ रही थी जैसे कैश विड्रॉल है अगर 20 लाख से एक्सीड करता है तो 2% है। अगर आपने अपनी लाइन लिखी है 1 करोड़, अगर मतलब 1 करोड़ से अब ऊपर जाता है तो जो से ऊपर वाली अमाउंट है उस पे 5% है ना? हाँ ओके बस ये क्लियर कर।
ओके, अब हमारे पास में सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन शुरू होंगे। यहाँ तक हमने जो हमारे पास में साल में 1, 2, 3 बार यूज होते हैं उन्हीं सेक्शंस को कवर किया है। अब हमारे जो ट्रांजैक्शन शुरू होंगे वो हमारे होंगे नॉर्मल रेगुलर ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप बराबर करते हैं, पूरे साल चलते रहते हैं, पूरे साल टीडीएस का गेम चलता रहता है। चलिए अब हम लेते हैं शर्मा जी के लिए इन्वेंट्री परचेज करते हैं। अगर शर्मा जी इन्वेंट्री परचेज करने गए और उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और नहीं भी कर रखा है तो क्या होगा भाई? आपने सबसे पहले क्या करना है, परचेज ऑफ गुड्स मोर देन 50 लाख इन प्रीवियस ईयर, 50 लाख से ऊपर के गुड्स आप परचेज करने जा रहे हो। और साथ में क्या है कि भाई जो सेलर है वो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है, आपने क्या किया, आपने अपने लिए इन्वेंट्री बनानी शुरू की। इन्वेंट्री बनाने के लिए अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है तो ही आप इस सेक्शन में आते हो, अदरवाइज नहीं आते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया है कि लास्ट शर्मा जी ने तो बिजनेस अभी भी शुरू किया है तो उनके लिए जो एप्लीकेबल गाइडलाइंस हैं, टीडीएस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं। वो 50 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपका 0.1% के हिसाब से इन एक्सेस ऑफ 50 लाख आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि आपने हमारे शर्मा जी ने क्या किया था, 1 करोड़ 25 लाख की परचेज की थी, ठीक है। तो 50 लाख तक उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों लिमिट्स को अपने को याद रखना है। 50 लाख को अपने दिमाग में आप सेव कर लीजिए कि भाई इन दिस सेक्शन टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ओनली इन केस ओनली इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ओवर रुपीस 50 लाख। 50 लाख से ऊपर जाएंगे तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हम सिंगल इनवॉइस में है कि कोई प्लीज, हाँ, हम यहाँ पर टीसीएस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टीडीएस की बात करेंगे। टीडीएस टीसीएस को अभी मिक्स नहीं करेंगे। जब हम टीडीएस की रिटर्न भर लेंगे 26Q भर लेंगे उसके बाद हम टीसीएस पे आएंगे। तो मेरे से कोई टीसीएस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा अभी। हाँ सुभाष जी पूछिए, आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैं पूछ रही थी कि मैम ये जो 50 लाख का लिमिट बोल रहे हैं ये सिंगल इनवॉइस में है कि 2-3 इनवॉइस में भी हो सकता है? कैसे भी करो आप, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 50 लाख से ऊपर की परचेज करी है, आपको मतलब अभी आप 10 लाख ले आए, 20 लाख ले आए, 30 लाख ले आए, तब नहीं जाएगी। आप 50 लाख से ऊपर जाओगे तब आओगे। इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की है। तो जनरली क्या करते हैं लोग कि जैसे 50 लाख से ऊपर का उनका वेंडर बनता है, मतलब सप्लायर बनता है, तो सप्लायर उनका डिडक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आप 50 लाख से ऊपर पहुंचते हो तो यहाँ पर कोई इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है। 2 साल पहले ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जैसे 50 लाख से ऊपर जाता है सप्लायर के साथ में कोई भी परचेजर तो उसका टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देता है। वो बायर डिडक्ट करेगा ना मैम? बायर के मतलब सेलर डिडक्ट करेगा ना? सेलर डिडक्ट करेगा, यस। सेलर का डिडक्ट होगा, जो बायर होगा वो डिडक्ट करेगा क्योंकि वो पेमेंट दे रहा होगा ना। मतलब क्या बनाना पड़ेगा बायर को? क्या बायर को तो 10 बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे डिडक्ट करेगा? उसका 10 तो बनेगा ही बनेगा। जब आप उसमें जा रहे हो 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस में जा रहे हो तो आप टर्नओवर आपका ऑब्वियसली देखो, आपका यहाँ पे वो टर्नओवर होगा आपका लास्ट का 10 करोड़ से ऊपर है तभी आपके पास लिमिट आ रही है। जबकि हमने बात क्या की थी कि जैसे ही आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तभी आपको 10 लेना पड़ेगा। तो आपके पास 10 ऑलरेडी है ना? हाँ मैं मतलब सबके पास तो नहीं है। क्या नहीं है? नहीं मैम सबके पास तो 10 नहीं है क्योंकि ऑडिटेड सबके पास होना चाहिए। ऑडिटेड जिनके टर्नओवर होता है, लेकिन लोग नहीं लेते हैं इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि उनके पास कोई भी सप्लायर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक सप्लायर से जिसका टर्नओवर अगर 2-3 करोड़ तक होता है तो वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना जो अपनी सप्लाई होती है वो किसी पर्टिकुलर एक वेंडर से नहीं लेते हैं, मल्टीपल वेंडर से लेते हैं। और यहाँ पर बात ही तब आती है जब आप किसी पर्टिकुलर एक वेंडर से ले रहे हो, 50 लाख से ऊपर की पेमेंट का सामान ले रहे हो, तब ये बात आती है। तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अगर किसी से डिस्ट्रीब्यूटर से है तो उनको तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो सेम डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे कि अगर कोई कंपनी के एजेंट्स वगैरह होते हैं कि आप कंपनी के परचेज करके फिर सेल कर रहे हो तो आप कंपनी से रेगुलर उसमें हो, मतलब आप ये अथराइज डीलर हो उसके, या कह लीजिए आप डीलर या ट्रेडर कुछ भी कह लीजिए उनको, तो आप कंपनी से परचेज कर रहे हैं, कंपनी के पास ऑलरेडी आपका लेयर बना हुआ है और उसके बाद उसमें देख लीजिए आपकी 50 लाख से ऊपर की जो है सामान आप परचेज करते जा रहे हो, आगे सेल करते जा रहे हो तो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा ही करेगा।
अगर आपने टीडीएस नहीं दिया है, मतलब जहां से परचेज कर रहे हो उसने आपको अपना पैन नंबर नहीं दिया है, तो आप 0.1% को रिप्लेस कर दोगे 5% से। ये स्पेशल केसेस हैं। मैंने आपको नॉर्मली बताया था, रुको रुको प्लीज कंप्लीट करने दो। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके 1%, 2%, 5%, 10% के जो केस हैं, ये 4 सेक्शन, ठीक है, इन 4 सेक्शन के अगर केस हैं तो इन केसेस में क्या होगा, रिप्लेस हो जाता है 20% से। लेकिन हमारे पास में जो दूसरे सेक्शंस हैं, दूसरे सेक्शन मतलब यहाँ पे 0.1% या 1% तक हमारे पास में टीडीएस की बात हो रही है। मैं आपको जनरलाइज करके दे रही हूँ, स्पेसिफिकली डिफरेंट है। स्पेसिफिकली कहीं कहीं पे 1% भी है, वो भी 20% ही होता है, जैसे 94C का केस होता है, वहाँ पे 1% है, लेकिन वो रिप्लेस होता है 20% से। ये यहाँ पर हमारे 194Q का केस है, यहाँ पर 0.1% की बात आती है। यहाँ पर आपके अगर सप्लायर ने आपको अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो आप उसका डिडक्ट कीजिए मैक्सिमम 5% से। मैम प्लीज, अगर 1 ईयर में 50 लाख तक हमारी परचेज होती है तो हम डिडक्ट कर रहे हैं टीडीएस, और अगर वो हमें पैन नहीं देता है तो 5%, बाकी सभी में हम 20% लेते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वो 1 लाख जो 50 लाख की आप बात कर रहे हो, अगर वो 50 लाख से ऊपर चल जाती है, आपको बात आ रही है? हाँ बिल्कुल, आप क्लियर है, बिल्कुल बोलिए। हाँ, अगर वो 50 लाख से ऊपर जाती है तो भी 5% होगा। हाँ अच्छा, मतलब अगर पैन नहीं दे रहा है तो भी 5% होगा। यस, और अगर 50 से ऊपर चला जाता है तो भी 5% है। यस, ओके। तो हमारे पास में इसके लिए सीबीडीटी की बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस हैं। देखिए हमारे पास में सेक्शन है छोटा सा, और 194Q, और उसके लिए बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं। और अभी हमारे पास में जो ये नोट्स हैं ये 6 मंथ्स पुराने हैं, तो हमारे पास कुछ और एडिशनल क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं सीबीडीटी की तरफ से। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इस तरफ से और भी क्लैरिफिकेशंस आई हैं। और हमारे पास ये एडिशनल पॉइंट्स जीएसटी, एक्साइज और अपनी इन्वेंट्री जो मेंटेन कर रहे हो उसके केस में, आप अगर परचेज करके रिटर्न कर रहे हो उसके केस में, और उसके बाद में एक मिनट, मैम ये 194Q में रिटर्न कौन सा भरा जाता है? 26 वही भरा जाता है जो आपने बोला है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे से बताने की है, बाकी सब कुछ आप क्लैरिफिकेशन के लिए सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए आपने परचेज किया 50 लाख से ऊपर का, आपने टीडीएस डिडक्ट किया 0.5% के हिसाब से। अब आपने जो सामान परचेज किया है उसमें आ गया है डिफेक्ट। आपने बोला कि मुझे तो ये वापस करना है अपने सप्लायर को, और आप ऑलरेडी टीडीएस का डिडक्ट कर चुके थे, तो क्या आपको टीडीएस भी वापस करना होगा? नहीं करना होगा। एक बार टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया तो आपके लिए कंपल्सन है कुछ नेक्स्ट मंथ की 7 तक डिपॉजिट करना है, और अगर आपने उसको डिडक्ट कर लिया है तो आपको वो डिपॉजिट ही करना पड़ेगा, आप उसे रिफंड उस पर्टिकुलर पार्टी को नहीं करेंगे। और क्या इससे कोई प्रॉब्लम आएगी सप्लायर को? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपना बाद में ईयर में एडजस्ट कर लेगा या फिर रिफंड ले लेगा, ऐसा इसमें भी ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास हाँ सुसृष्टि, आपने माइक बोल के म्यूट कर दिया। मैं बोल रही हूँ क्रेडिट नोट के टाइम क्या कर सकते हैं, मतलब जब हम रिटर्न कर रहे हैं नहीं है, आप अपना आपने उसको आप क्रेडिट नोट जनरेट करके दे दो, उससे बात कर लो, उसका बाकी अमाउंट उसका रिफंड कर लो, लेकिन जो टीडीएस डिडक्ट कर चुके हो उसको डिपॉजिट कर दो, ओके ठीक है। हमारे पास हो जाएगा। हाँ अभी बोलो मैं सुन रही हूँ। मैम वो तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर हम परचेज कर रहे हैं डिफेक्टिव हम डेबिट नोट अराइज कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो हम टीडीएस अगर भर के देते हैं तो भी उनकी आईटीआर में आ जाएगा, वो तो चार्ज कर ही लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मुझे 2-3 डाउट्स क्लियर करने हैं, उससे चले जाते हैं। हमारे क्लास का कंटेंट 194Q पे हम क्लोज करते हैं, आगे हम इसके आगे करेंगे। हमारे पास में अब नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम 26Q को भी कवर करेंगे, ठीक है। 26Q जो है हमारा प्रोटीन से हमको डाउनलोड करने का है, मैं आपको बता देती हूँ। लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करवा दूंगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट प्रोटीन का डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास 5.2 टीडीएस के लिए फैसिलिटी जो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग डाउनलोड करके अपने पास उसको एक बार रन करके भी देख सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में नहीं तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो 1-2 लोग थे जो बस कुछ डाउट्स लेना चाह रहे थे, आप ले लीजिए प्लीज। कौन था?
टीडीएस डिडक्ट करने के बारे में, पेमेंट करने के बारे में बात कर रहे थे। कौन से सर प्लीज? जी मैम। हाँ गोविंद जी बताइए। मैम वो जो अपन टीडीएस कागज की अपन मैनुअल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में टेली में, तो वो बिल्कुल मैं जो नहीं बता सकती मैं आपको जनरल एंट्री बता सकती हूँ, सॉफ्टवेयर में आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। गोविंद जी ने पूछा मेरे से, बाकी और सारे लोग किसी को मुझे डाउट्स नहीं है तो आप लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं। जिन जिनको डाउट्स है टीडीएस से रिलेटेड वही अभी क्लास में रहेंगे, और जो या डाउट सुनने में इंटरेस्टेड है वो रहेंगे। बाकी आप लोग लीड कर सकते हैं मीटिंग, जितना आपने अभी तक डिस्कस किया है क्लास में हमारे साथ में शेयर किया है, आप लोग प्लीज क्लास रिवाइज कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हम परचेज, सेल और अपने पास में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। साथ में हम अपने पास में क्वार्टरली स्टेटमेंट जो 26 क्यू है उसको फाइल करने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डाउनलोडिंग के साथ में उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी क्लास यहाँ पे एंड होती है। बाकी जो मुझे डाउट ले रहे थे गोविंद जी टीडीएस से रिलेटेड, वो आप पूछ रहे थे मेरे से कि क्या करना होगा आपको टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, क्या पूछ रहे थे फिर से बोलिए प्लीज। मैम जैसे कि अपन ने टीडीएस कागज किसी भी रेट का, तो उसकी मतलब एंट्री के बारे में जानना था, कैसे क्या जगह एंट्री होगी, तो उसके बाद में आपने जैसे एग्जाम्पल आपने आर्किटेक्ट को पे किया, ठीक है। हमारे आर्किटेक्ट को केस में अगर 30,000 से ऊपर की पेमेंट कर दें तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपका टीडीएस जो हो जाएगा वो 10% के हिसाब से जाता है, और 10% के हिसाब से आपका कितना हुआ 30,000। अब नॉर्मल बात, चलो मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड खोल लेती हूँ, क्लियर आएगा। क्या होता है हमारे पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं टैली के अलावा भी, और मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पॉपुलर हैं। तो हम एंट्री आप खुद से मतलब आपको उसमें रिकॉर्ड जो है वो अपने आप से करेंगे। मैं आपको जनरल एंट्री बताती हूँ और आपकी क्लैरिफिकेशन जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे क्या होता है, ठीक है जी। हाँ, तो हमने बात की कि हमारे पास में हमने सीए का पेमेंट किया 30,000 का। अरे हमारा आर्किटेक्ट था, भूल गया मैं, कोई नहीं, सीए का पेमेंट किया मैंने 30,000 का। 30,000 का पेमेंट करना था, तो बिल जो हमारा इनवॉइस था वो कुछ ऐसा था। हमने उसको किया कंसल्टेंसी सर्विसेज उसने बनाया अपना। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो 30,000 की, ये इनवॉइस अमाउंट है 30,000। अब आपको उसको पेमेंट करना है। आपने पेमेंट किया, देखिए आप पेमेंट या तो आपने इसको पेबल बना दिया, दो ही तरीके हो सकते हैं, या फिर आपने इसको पे कर दिया, ठीक है। अगर आपने क्या किया पेबल बनाया तो आपका क्या होगा भाई, पहले तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो हम बोलेंगे कंसल्टेंसी सर्विसेज हमने पेमेंट करनी थी, डेबिट टू पेबल है हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज पेबल क्रेडिट कर दिया आपने। ये हमारा 30,000 से हो गया। ये हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री बनती है। हमारे पास में टीडीएस का जो लॉ है वो कहता है आपसे कि अगर आपने अपने अकाउंट अपने बुक्स में किसी पार्टी को क्रेडिट किया है या फिर उसको पे कर दिया है व्हिचएवर इज अर्लियर, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब आपको अगले महीने पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब जो ये एंट्री है ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट डेबिटेड। हाँ, तो ये हमारी पेमेंट की बात कर रहे थे हम, और ये हमारा पेमेंट होगा उसको भी साथ साथ में लेके ही चल लेते हैं। ये तो हमारा पेमेंट और ये पेमेंट का कंसल्टेंसी सर्विसेज डेबिटेड टू बैंक। ये नॉर्मल हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है। जब हमारे पास में टीडीएस की बात नहीं आ रही है तब ये दोनों ही जो है हमारी जनरल अकाउंटिंग एंट्री है, ये विदाउट टीडीएस। इतना समझ में आता है। अब हमारे पास में लॉ हमारा जो कहता है टीडीएस को कहता है क्रेडिटिंग और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब आप कोई भी एंट्री पास करो, चाहे पेबल की एंट्री पास करो चाहे पेमेंट की एंट्री पास करो, जो भी एंट्री पास करोगे आपको विद टीडीएस करनी पड़ेगी। इतना समझ में आता है जी। तो मतलब यहाँ पर टीडीएस की लायबिलिटी जो होती है वो आपकी जैसे ही आप कोई भी एंट्री पास करना चाहते हो तुरंत अनालाइज हो जाती है। कंसल्टेंसी सर्विसेज
अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये तो एक्सपेंस में जो हमारा ये कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट डेबिटेड जो हुआ है ये हमारा इसमें आएगा P&L अकाउंट में और ये खत्म हो जाएगा। करेक्ट है? इतना समझ में आता है? जी जी ठीक है। अब अगर आपको इतना समझ में आता है तो आगे का आपके लिए बहुत आसान है भाई। ये एंट्री ये ना होकर ये एंट्री अब ये बनेगी कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट डेबिटेड। ये हमारा एक्सपेंस जो है वो 30,000 का ही है टू कंसल्टेंसी सर्विसेज पेबल 27,000 एंड TDS पेबल। यहाँ पर भी काफी नीचे हो गया था। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपको आ रहा है समझ में? अभी ऐसे दिख रहा है मैं जो वर्बली बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ एक बार में, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है उनको भी ये पूछना था, इसलिए मैं वर्बली नहीं बोल रही हूँ, मैं सब लिख के बता रही हूँ। मैं पहले वर्बली बोल देती हूँ फिर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, शायद व्हाइट बोर्ड पे काम नहीं कर रहा है। सुनो सारे लोग सुनेंगे ध्यान से। जब भी हम एक्सपेंस बुक करते हैं या पेमेंट करते हैं, कभी भी चाहे बुक करो चाहे पेमेंट करो, हमको TDS की एंट्री इनकॉर्पोरेट करनी ही होती है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारे पास में कोई भी एक्सपेंस होगा तो हम बोलेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस। आपने अगर पेबल कर दिया है मतलब आपने अभी क्रेडिट कर दिया है दूसरी पार्टी को, तो भी आपको TDS इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो आपका एक्सपेंस का अमाउंट होगा वो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज वो हमने यहाँ पे पेबल किया है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज अकाउंट डेबिटेड टू कंसल्टेंसी सर्विसेज पेबल अकाउंट पेबल है। अब यहाँ पर हम जैसे ही उसकी TDS की एंट्री इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यहाँ पे टू TDS पेबल आ जाएगा हमारे पास में। ये 30,000 कट के 27,000 हो जाएगा और ये 3,000 हो जाएगा। मतलब TDS जो पेबल है ये आपको अगले महीने इसकी पेमेंट करनी है। जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये आपकी चली जाएगी P&L अकाउंट में। जो कंसल्टेंसी सर्विसेज पेबल है ये आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी और जो आपका TDS पेबल है ये भी आपकी करंट लायबिलिटी ही होती है, क्योंकि आपको अगले महीने बिफोर 7th आपको इसको पे करना होता है। गोविंद जी समझ में आया अपने को? जी ठीक है। आगे क्या पूछ रहे थे आप, फिर से बोलो। आगे क्वेश्चन है आपका। मैंने जैसे अपन ने TDS काटा है उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे TDS की? अब जिस इसमें अपन ने बताया अपन भाई किसी आपको TDS सुनिए, आपको TDS की एंट्री कैसे करनी है। TDS पेबल के लिए करंट लायबिलिटी में अपने पास में लेजर खोलना है। भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। आपको अपने पास में TDS पेबल का एक लेजर खोलना है और TDS पेबल में आपको एंट्री डालनी है 3,000 की। आपका जो पार्टी अकाउंट होगा, सुनिए, जो आपका पार्टी अकाउंट होगा वो आपका रिस्पेक्टिव TDS अमाउंट से कम हो जाएगा। आपका जो एक्सपेंस होगा वो उसी अमाउंट पे फिक्स रहेगा। यहाँ पर मैंने अपने पास में जो एंट्री डाली है उसमें आप ध्यान दीजिए, मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपका एक्सपेंस था उसको नहीं छेड़ा, लेकिन जो आपका पार्टी अकाउंट पेबल हुआ था उसको छेड़ा, उसको काट के मैंने 27,000 कर दिया, क्योंकि वही आपको पेमेंट करनी है और आपको TDS की पेमेंट करनी है, वो अगले महीने आप उसको निपटा देंगे। लेकिन जो 27,000 का जो आपका करंट लायबिलिटी बनेगा ये आपका 3 मंथ 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ्स में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर मैनेजमेंट डिसीजन। ओके। अब जो मैंने अपनी जो 3,000 की एंट्री होगी उसको अपन कैसे दिखाएंगे? TDS पेबल के नाम से ही दिखाएंगे। जो TDS पेबल होगा वो आपका अगले महीने रिवर्स होना चाहिए, मतलब TDS पेबल डेबिट टू बैंक होना चाहिए। ये आपका अभी TDS पेबल को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया, आपने करंट लायबिलिटी बना दिया ना जी। फिर आपने उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगले महीने जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो आपके पास एंट्री क्या आ जाएगी, TDS पेबल डेबिट। थोड़ा सा कुछ हो गया लेकिन समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है ठीक। TDS पेबल डेबिट कर देंगे, TDS पेबल डेबिट टू बैंक कर देंगे। बैंक हमारे पास में क्रेडिट हो जाएगा, बैंक हमारा उतने से कम हो जाएगा, TDS पेबल हमारा खत्म हो जाएगा और आपने TDS पेबल का हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और लेजर में आप रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट से उतना कम कर देंगे, TDS पेबल में बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, करंट लायबिलिटी ही है। गोविंद जी सुन रहे हैं आप? दोनों ही आपकी करंट लायबिलिटी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। आपकी एक्सपेंस उतने के उतने ही है, आपकी लायबिलिटी बस बाइफरकेट हो गई। पार्टी अकाउंट आपका अगर बाद में ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है ये रिवर्स भी होता है, मान लीजिए ये रिवर्स होता है कि ये 30,000 को पेमेंट ही नहीं करनी थी, तब भी आप डिडक्ट कर चुके हैं तो आपको पेमेंट करनी होगी।
पेमेंट करनी होगी तो टीडीएस पेबल आपकी अलग जो लेजर खुली हुई है उसको आपको पेमेंट करके ही खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। और मैम अगर इसको रिकंसाइल करना होगा तो 7 to 7 गोविंद जी का पहले डाउट खत्म हो जाए। जी मैम। हाँ मैम, मेरा आ गई ये बात समझ में। और मुझे एक चीज जाननी है, जैसे अपन इसको नेक्स्ट 7 तारीख को देंगे मैम, जैसे 8-7 में ना देके अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो उस पर क्या पेनल्टी लगती है? हाँ, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अपन को मतलब जैसे अपन इसमें टीडीएस काटा था उसको अपन को नेक्स्ट मंथ में पूरी दिखानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट होगा ना वो टीडीएस पेबल के साथ में ही आपको और क्रेडिट होता चला जाएगा। आपको फिर एक लेजर और बनाना पड़ेगा टीडीएस का इंटरेस्ट, टीडीएस इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। ओके ठीक है। टीडीएस इंटरेस्ट एक मिनट प्लीज नंदनी जी रुकिए। टीडीएस अकाउंट डेबिट होगा और टीडीएस पेबल अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए आपका 3000 पे 1.5% के हिसाब से आपने 3 महीने पेमेंट नहीं की है। सपोज कीजिए गोविंद जी आपने 3 महीने आपकी पेमेंट नहीं की है तो 3000 1.5% मतलब 1.5% कितना हुआ 3 महीने का 4.5%। तो आपका 3000 पे 4.5% कितना बनता है अपना 135 रुपए। 135 रुपए की आपको एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी और वो भी आपकी पेबल में ही जाएगी, टीडीएस पेबल को बढ़ाएगी। क्योंकि जब टीडीएस का चालान कटता है ना, टीडीएस की जब आप पेमेंट करते हैं वो चालान 280 मैंने दिखाया भी था, उसमें अपने पास एक कॉलम होता है इंटरेस्ट पेनल्टी सेस, याद है? जी हाँ, तो उसमें फिर वो 135 जो हमारे पास अमाउंट आया है 4.5% का वो भी उसमें जाएगा और वो वहीं से वो आपका प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा। ये बुक्स में आपको अपने पास में रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक लेयर एडिशनल करना पड़ेगा और टीडीएस पेबल में और क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट, वो 135 रुपए का। अभी क्लैरिटी आ गई? आप जिस भी सॉफ्टवेयर में करते हो आपके लिए एंट्री इजीली है, ठीक है। अब आनंदिनी जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे बेटा? मैम मैं ये कह रही थी, अगर जैसे अभी आपने बताया था कि 30,000 और 1 लाख मतलब 1 लाख 1 ईयर का हो गया और 30,000 पर एंट्री की बात है। अगर 30,000 हम करना है किसी पर्टिकुलर पार्टी को 7 अगर हम उसकी एंट्री डालेंगे टीडीएस टेबल ही हम चेक करेंगे, मतलब लेजर तो है ही बना हुआ पार्टी का परचेजिंग का और हम टीडीएस टेबल का एक लेजर क्रिएट कर दिया। 7 तारीख तक हम पर्टिकुलर हमारे 15-20 लेजर बने हमारे पार्टी के, हमने उनकी एंट्रियां में डाल दी क्रेडिट करते टाइम। अब जो हमने रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल हम 7 तारीख के बाद कर सकते हैं कि हाँ अगर हम इतनी पार्टी की टेबल बनाया था, हमने एंट्री डाली थी, अगर हमने नहीं पे किया है तो इसका रह गया है, इस पर हमें इंटरेस्ट लग गया 1.5 के हिसाब से। अब 3 मंथ के बाद अगर हम चेक करना है तो हमें 2 चेक करने पड़ेंगे, टीडीएस पेबल प्लस इंटरेस्ट और टीडीएस जो है 2 नजर चेक करने पड़ेंगे, राइट? बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पे मैं चीज बता देती हूँ कि टीडीएस के केस में जैसे हमारे पास जीएसटी का केस होता है वैसे सेम टीडीएस का केस भी होता है कि जैसे क्वार्टरली स्टेटमेंट आता है अपने पास में, मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक साल में हमारे 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर की एक स्टेटमेंट जाती है। जब तक कि आप फर्स्ट क्वार्टर की स्टेटमेंट फाइल नहीं कर देंगे तब तक आप सेकंड क्वार्टर की स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन नंदनी जी इजी हो जाती है, क्योंकि जब तक आपकी पिछले क्वार्टर की क्लियर नहीं हुई है तब तक करंट क्वार्टर में आप फाइल नहीं कर सकते। जब आप करंट क्वार्टर की फाइल नहीं कर सकते तो आपके पास रिकंसाइल करने के लिए लाइन से सारे ट्रांजैक्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है? ओके। और मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, अगर हम 1 महीने की 7 तारीख के बाद अगर हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ हमारे पास होता है इसको देखने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, चलिए सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी संडे, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय बाय।